अगर आपने आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 दिया है और आप ऑफिशियल आंसर की तलाश में हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आरपीएससी द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की के द्वारा क्वेश्चन पेपर्स के अंदर उसके सही आंसर को टिक मार्क आपको करवाऊंगा, जिसके द्वारा आप अपना वास्तविक मूल्यांकन कर पाएंगे, जिसकी एग्जाम 24/9/2021 को आयोजित की गई थी। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया और आरपीएससी द्वारा आयोजित अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री के पेपर संख्या फर्स्ट के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसके अलावा आपने इसके पेपर संख्या सेकंड जो हिस्ट्री का ही था और पेपर संख्या थर्ड जो राजस्थान जीके का था उसके क्वेश्चन नहीं देखे तो उसका सॉल्यूशन आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह दिया हुआ है और एंड स्क्रीन में भी आपको इसके वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब वीडियो को करते प्रारंभ, आपका समय ज्यादा नष्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन संख्या 1 है, बनारस यानी वाराणसी जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है के बारे में कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो इसका क्वेश्चन संख्या 4 असत्य, ऑप्शन संख्या 4 असत्य है। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध कर काशी प्राप्त किया था। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पूछा इन्होंने कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका होगा दूसरा महाविनिष्क्रमण, तो इससे पद चिन्ह इससे संबंधित नहीं है। अगला है, कौन सा सुमेलित है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, महाविनिष्क्रमण यानी महात्मा बुद्ध जब घर छोड़कर जा रहे होते तो उसका घोड़ा है, ये पद चिन्ह नहीं है। तीसरा, कौन सा सुमेलित है, तो तीसरे का सही होगा ऑप्शन संख्या 4 राजघाट और वाराणसी जो आधुनिक स्थल है राजगढ़, जिसको जो महाजनपदकालीन नगर कौन सा था, वाराणसी, तो ये सुमेलित है। आगे देखेंगे चौथा, जैन धर्म के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का आपको चुनाव करना यानी गलत कथन कौन सा है, तो इसका भी ऑप्शन संख्या 4 होगा सही। कल्प सूत्र के अनुसार जिस समय महावीर का निर्माण हुआ उस समय जैन साधुओं की संख्या जैन साधुओं से बहुत कम थी, तो ये क्या है, इसमें गलत है। बाकी तीनों ही क्या है जो ऑप्शन वो सही है। अगला है, महाजनपदकालीन आर्थिक जीवन के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। क्या है, पाली ग्रंथों में गृहपति का पद का प्रयोग उस संपन्न व्यक्ति के लिए किया गया जो शिल्प व विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न रहता था। दूसरा, पाली ग्रंथों में सेठी पद का प्रयोग उच्च स्तरीय व्यवसाय के लिए किया गया जो वाणिज्य और साहूकारों से संबंध होता था। इसमें से सही कौन सा उसको आपको बताना है, तो इसमें ये दोनों ही सही है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही है। क्वेश्चन संख्या 6, महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहला क्या है, समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीनों के हाथ में थी, अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित थे, तो इसमें सही कौन सा उसके बारे में आपको पूछा, तो ये दोनों ही कथन आपके क्या है, सही है। सातवां, अशोक के स्तंभों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो अशोक के स्तंभों के बारे में आपको पढ़ना है कि इसमें से जैसे अशोक स्तंभ मुख्य लेख उत्तर भारत में प्राप्त हुए, 6 स्तंभ लेख जो 7 स्तंभों पर प्राप्त हुए और स्तंभों की यष्टि तथा ऊर्ध्व भाग 2 अलग अलग पत्थर से निर्मित है। ऊर्ध्व भाग की समस्त आकृतियां पशुओं की अंकित है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें से ऑप्शन संख्या 2 ए सी डी सही होगा। ए है, सी है और डी है, तो ये सही होगा ऑप्शन संख्या 7 का, केवल बी नहीं होगा। 6 स्तंभ लेख जो 7 स्तंभों पर प्राप्त हुए ये गलत आंसर होगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 8 है, निम्न में से कौन अशोक मौर्य द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार नहीं भेजा गया था, तो किसे नहीं भेजा था, महिष को नहीं भेजा था। अगला 9वां क्वेश्चन देखेंगे, अधोलिखित कथनों पर आपको क्या करना, विचार करना है। पहला कथन क्या है, मौर्य साम्राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य था, जबकि इसका स्पष्टीकरण क्या दिया गया कि विशाल मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था जो सामान्यतः राजकुमारों द्वारा शासित थे, तो इसका सही आंसर होगा कि ये और ये दोनों ही सही है और ये क्या है, सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन संख्या 10, इसमें आपको सम्मिलित करना, एक तरफ यवन शासक है और दूसरी तरफ उनका क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन संख्या 4 सही होगा। यानी एंटियोकस द्वितीय ये सीरिया का इनका क्षेत्र था, जबकि जो टालमी द्वितीय इनकी ये मिस्र से संबंधित थे। एंटीगोनस द्वितीय ये मैसिडोनिया से संबंधित है, जबकि ये जो मगध है ये साइरिन से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं था, तो 11वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4 सुलग ये भूमि संबंधी कर नहीं था। 12वां क्वेश्चन है,
अरुणद यवन सांकेतम अरुणद यवनो मध्यमिका शुंग काल के अंतर्गत यवन आक्रमण के बारे में ये उल्लेख कौन से ग्रंथ के अंदर मिलता है? तो ये हमें महाभाष्य के अंदर देखने को मिलता है। अगला है शक छत्र रुद्रदमन की पुत्री का जो विवाह है वो सातवां नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से होना किस अभिलेख से सूचित होता है? तो 13वें का सही ऑप्शन है कन्हेरी अभिलेख से। क्वेश्चन संख्या 14 है प्राचीन तक्षशिला नगर के बारे में निम्न कथनों के बारे में विचार करें और चिन्हित कीजिए कि कौन से कथन सही नहीं है। 14 का ऑप्शन संख्या 2 होगा, बी और डी। ये बी और डी ये क्या सही नहीं है, यानी बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के निवासियों ने विद्रोह किया, तब अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया किंतु वह सफल नहीं हुआ, ये गलत है। और इसके अलावा 7वीं शताब्दी में हुआन च्वांग ने तक्षशिला को एक जीवन नगर के रूप में वर्णन नगर के रूप में देखा, ये भी गलत है। क्वेश्चन संख्या 15 नीचे दिए गए सातवां शासकों का सही कालक्रम आपको लिखना है। तो 15वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1 यानी सबसे पहले सिमुक जो इसका संस्थापक था, और दूसरे नंबर पर सातकर्णी प्रथम, तीसरे नंबर गौतमी पुत्र सातकर्णी, फिर है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। अगला जो क्वेश्चन संख्या है 16 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी 3 तो सत्य 1 गलत है, वो कौन सा है? कनिष्क से संबंधित रबातक अभिलेख पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अगला हम देखेंगे व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाने वाले समूह में चलते थे और उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या कहा जाता था? सार्थ कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है, जिसमें एक तरफ गुप्तकालीन मंदिर है और दूसरी तरफ क्या दिए गए उनके स्थान दिए गए। तो इसका ऑप्शन संख्या होगा द। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, इसके अलावा जो तिगवा का क्या है विष्णु मंदिर है, और भूमरा का क्या है शिव मंदिर है, और सिरपुर का क्या है लक्ष्मण मंदिर है, और नचना कुटार का क्या है पार्वती मंदिर है। अगला है अय वोले से तात्पर्य। अय वोले क्या है? तो अय वोले हैं आपके दक्षिण भारत का पूर्व मध्यकालीन एक शक्तिशाली श्रेणी संगठन है। स्कंदगुप्त की होण विजय का उल्लेख निम्न में से किस स्रोत से हमें प्राप्त नहीं होता है? तो वो कौन है? आर्य मंजूश्री मूल क्लब से हमें प्राप्त नहीं होता, बाकी इन तीनों से ही हमें प्राप्त होता है। अगला हम देखेंगे सुमिलित कीजिए। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक अधिकारी और दूसरी तरफ उनका दायित्व दिया गया है, तो इसका 21वें का सही होगा ऑप्शन संख्या 1। कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या 1 यानी दंडपासी क्या ये पुलिस अधिकारी था, जबकि महाप्रतियार ये राजप्रसाद की सुरक्षा करता था। मार्क्स पटलिक ये भू राजस्व अधिकारी था, जो महाबलितकृत ये क्या था? सेना अध्यक्ष था। अगला हम देखेंगे हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक अधिकारी था। स्थापित या स्थित ये नाम भी हमें देखने को मिलता है, तो इसका 2 नंबर होगा। निवास के कर्मचारियों का ये क्या था? निरीक्षक था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 23 दंडित रचित अवंती सुंदरी कथा में मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है? तो ये सी विष्णु की जो पल्लव वंश के शासक थे उनकी जानकारी मिलती है। 24वां चोल युगीन ग्राम प्रशासन के अंतर्गत एरीवारियम थी। तो एरीवारियम क्या थी? ये तड़ाक समिति थी, यानी तालाब से संबंधित ये क्या थी? समिति थी। क्वेश्चन संख्या 25 है एलोरा की स्थापत्य के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य है ऑप्शन संख्या 4 यानी ए बी डी और ई सत्य। ये ए सही है, बी सही है, और फिर डी और ई सही है। मतलब इसमें से आपका सी ऑप्शन है वो क्या है? गलत है, ये सत्य नहीं है। 26वां निम्न सूची को सुमिलित करना। फिर से सुमिलित करने वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन संख्या 1 सही होगा, यानी जो धर्मपाल है उससे संबंधित अभिलेख खलीमपुर लेख है, जबकि देवपाल से मुंगेर लेख है, और नारायणपाल से भागलपुर अभिलेख, और महिपाल जो प्रथम उससे सारनाथ लेख संबंधित है। अगला है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और उनके प्रथम अध्यक्ष को क्या करना? आपको सुमिलित करना है। तो 27वें का ऑप्शन संख्या होगा 3 यानी श्रृंगेरी से संबंधित है मंडन मिश्र, जबकि गोवर्धन से संबंधित है पद्माचार्य, और ज्योतिर जो मठ है उससे संबंधित है तोड़काचार्य, और शारदा से संबंधित है हस्तामलक। अगला है 28वां अंगोरवाड़ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं का पहुंचा है? तो इसका होगा ऑप्शन संख्या 2। ये संपूर्ण मंदिर ईंटों और पत्थरों का बना हुआ है। कलन की राजतरंगिणी कितने तरंगों के अंदर है? तो ये ऑप्शन संख्या 2 8 तरंगों के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है पूछा है? तो 30वें का है ऑप्शन संख्या 4
यानी भास इसके लेखक ने, या अवंती सुंदरी कतरा के बाकी तीनों ही सही है। निम्नलिखित में फिर से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन संख्या 4 होगा, ब्रह्मगुप्त पंच सिद्धांतिका। 32वां फक्र, मुदविर ने अपनी रचना आदाबुल हर्ब वस्वादन किस शासक को क्या किए समर्पित की है, तो जो 32वां इसका ऑप्शन संख्या 3 होगा, इल्तुतमिश को समर्पित किया है। 33वां, इस घटना के पश्चात एक जबरदस्त आंधी आई और बहुत जोर से वर्षा हुई और अकाल पड़ा बढ़ने का ये कथन किस घटना की ओर संकेत करता है, ये सिद्धि मौला की जो हत्या हुई थी उस हत्या की ओर क्या करता है, संकेत करता है। अगला है, अपने राज्यारोहण के समय फिरोज तुगलक ने किसे खान ए जहां मकबूल की पदवी देकर अपना क्या बनाया था, वजीर बनाया था, तो जो मलिक मकबूल है इनको बनाया था। अगला जो देखेंगे 35वां वो है, एक तरफ जो लेखक है और एक तरफ उनकी रचना है, तो 35वें का जो सही होगा ऑप्शन संख्या 3, यानी तेनालीराम ने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी, पांडवरंग महामत्य की रचना की थी, जबकि अलसानी पैदल ने मनु चरित्र की रचना की थी, जबकि भट्ट मूर्ति ने जो है नरसंभव पालिम की रचना की थी, जबकि जो तिम्मन है उन्होंने पारिजात हरण प्रबंध की क्या की थी, रचना की थी। 36वां, तालिकोटा युद्ध 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में थी, तो इसका 3 होगा, राम राय के हाथ में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका भी 3 होगा, आदीना मस्जिद अहमदाबाद में नहीं है। 38वां, प्रबंधक नाम भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता है, मूलतः यह किस भाषा में रचा गया था, तो 38 का एक मूलतः तमिल भाषा के अंदर रचा गया था। 39वां, चरके और रहट यानी पर्शियन व्हेल का सर्वप्रथम वर्णन निम्न में से हमें किस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता, तो ये ऑप्शन संख्या 3 होगा, फतू उस सलातीन और बाबर नामा में हमें देखने को मिलता है। पारसी विद्वान शेख जमालुद्दीन, जिसे दिल्ली दरबार का दूसरा खुसरो भी कहा जाता था, जिसे सियर उल आरिफिन लिखी थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था, तो इसको सिकंदर लोदी का संरक्षण प्राप्त था। 41वां, फिर से सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है, तो 41वें का सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1, यानी रायसीन विजय 1543 में। चुनार का जो पतन है वो 1538 में होता है। चौसा की लड़ाई है 1544 के अंदर होती है, जबकि सुमेल का जो युद्ध है, अपने सोसा की जो लड़ाई है उसका 3rd होगा 1539। सुमेल का जो युद्ध है वो होता है 1544 में। 42वां, उजड़ा हुआ सर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े का नाम बदलकर हुमायूं ने जनताबाद रखा और वहां लगभग 8 माह तक राग रंग में डूबा उत्सव मनाता रहा, और वह शहर कौन सा है, तो इसका होगा ऑप्शन संख्या 3, वह है गौड़। शेरशाह सूरी के समय परगने के मुख्य अधिकारी होते थे, तो परगने के मुख्य अधिकारी कौन थे, सिकदार एवं मुंसिफ। कौन होते थे, ये 43 का सिकदार एवं मुंसिफ होते थे। अगला जो हम देखेंगे 44वां, पुर्तगालियों से रियायतों को लेकर हुए मतभेद के कारण किस शासक को जहाज पर बुलाकर मुलाकात करने के बहाने धोखे से जहाज से गिराकर डुबो दिया गया। 16वीं शताब्दी का वो शासक कौन था, तो वो शासक था बहादुर शाह, गुजरात का शासक था बहादुर शाह। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका ये पहला ही असत्य है कि जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को काबुल के अंदर हुआ था, तो ये फरगना में हुआ था। 46वां क्वेश्चन है, 1560 के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम जो विजय अभियान क्रमश कौन सा था। 1560 की डेट पूछी, तो 46 का सही होगा 3, मालवा। प्रथम मालवा और अंतिम क्या है, असीरगढ़। अकबर के शासन काल की निम्न घटनाओं का सही कालक्रम आपको यहाँ पर बताना है, तो 47 का होगा ऑप्शन संख्या 4। सबसे पहले उसने जजिया कर की समाप्ति की, फिर इबादत खाने का निर्माण करवाया, फिर उसने मजर की घोषणा की, और उसके बाद उसने तोईदे इलाही की क्या की है, घोषणा की है। जिन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ने निम्न में से किन कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपको 48 का सही आंसर है ऑप्शन संख्या 30। ये मूलतः क्या था, डॉक्टर था, यही कथन क्या है, इसका गलत है। अगला है 49, शाहजहां के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब व किसने निकाला था, तो इसका 2 सही होगा। 1632 में कासिम खान ने निकाला था। दारा सिखों को सजा देने के सवाल पर किसने प्राण रक्षा की क्या की थी, प्रार्थना की थी, तो ये थे दानिश मद खान ने। किसने की थी, दानिश मद खान ने की थी। 51वां क्वेश्चन है, महाराणा
जयसिंह के शासन के साथ में औरंगजेब की गई जो संधि 1681 की शर्तों में निम्न में से कौन सी शर्त नहीं थी? तो इसका 2 होगा। मुगल सरकार की जो फौजों का मेवाड़ में रहना सुनिश्चित किया, ये गलत है। औरंगजेब के काल की निम्न घटनाओं को काल कर्मानुसार क्या करना, आपको सेट करना है। तो इसमें ऑप्शन 1 होगा, यानी जैसे इसमें क्रम दिए गए वैसे ही है। गोकुला के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह, फिर तेग बहादुर की हत्या, फिर शहजादा अकबर का विद्रोह हुआ और राजा राम के नेतृत्व में फिर जाटों ने क्या किया, विद्रोह किया। 53वां उत्तर मुगलकालीन जो निम्नलिखित सम्राटों को काल क्रमानुसार लिखना है। तो इसका सही भी होगा ए। सबसे पहले आ जाएगा बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद आ जाएगा जहांदर शाह, फिर आ जाएगा फर्रुखसियर और फिर आ जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन संख्या जो 54 है वो है शाहजहां के शासनकाल से संबंधित। तो शाहजहां की जो दक्षिण नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो 54 है उसका होगा ऑप्शन संख्या 4, बीजापुर एवं गोलकुंडा के अस्तित्व को 1656 में शाहजहां द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। किसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3, मलिक अंबर को। जहांगीर के समय भारत पहुंचने वाले अंग्रेजी यात्री या प्रतिनिधि एवं उनकी तिथि जो सुमेलित नहीं है, तो 56 का सही आंसर होगा 4, पॉल कैनिंग 1610। 57वां 1653 में किस मुगल शहजादे को कंधार विजय का दायित्व सौंपा गया था? तो ये दारा शिकोह को सौंपा गया था। 57 का 3 सही होगा। मुगल काल में दीवान ए ब्यूदात का क्या कार्य था? तो 58 का सही होगा ऑप्शन संख्या 2, कारखानों की देखरेख। मुगल शासन के अंतर्गत प्रशासन का प्रत्येक ब्यौरा लिपिबद्ध किया जाता था, जिसे सियाह हुजूर था। इनमें सियाह हुजूर क्या था, ये आपको इसमें बताना है कि आपको सियाह हुजूर क्या था। तो 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन संख्या 2, ये था दरबार की दिनचर्या की इसमें क्या देनी थी, जानकारी देनी थी। जो 60वां क्वेश्चन है, मुगल काल में सरयू गाल का क्या तात्पर्य है? तो सरयू गाल मुगल काल में क्या था, ये था लगान मुक्त जमीन थी। मुगल काल में स्वनिह निगार अभिकरण के अधिकारी किस पर नियंत्रण रखने के सहायक होते थे? तो 61 का होगा ऑप्शन संख्या 2, जागीरदारों पर। मुगल काल में पाई कास्ट से क्या तात्पर्य था? तो 62 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन संख्या 2, वह कर्षक जिसके खेत और घर अलग अलग गांव में होते थे। 1570 की करती है नुजम उल उलम किसकी प्रसिद्धि के कारण उसका चित्र संग्रह है, जो मुख्यतः किस शैली के हैं? तो ये मुख्यतः दक्षिणी शैली के हैं। अगला, शिवाजी के संदर्भ में निम्न तिथि में से कौन सी तिथि सम्मिलित नहीं है? तो 64 का 1 होगा, जवाली दुर्ग पर अधिकार 1647। सूफी संत शेख मीर मोहम्मद किस सूफी सिलसिले से क्या थे, संबंधित थे? तो 65 का 1 होगा, कादरी सिलसिले से। अगला है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 66 का होगा ऑप्शन संख्या 4, कुतुबन ये पदामृत समुद्री, ये सम्मिलित नहीं है। किस स्थापत्य शैली के बारे में हरमन घोष ने लिखा है कि मंदिरों में सामान्यतः एक बड़ी दीपमाला तथा दीप कोले के लिए क्या रहता था, स्तंभ रहता था। ये मराठा मंदिरों के बारे में उन्होंने लिखा है। किस कला मर्मज्ञ ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की क्या कहा था, आत्मा कहा था? तो ये किसने कहा था, ये पर्सी ब्राउन ने कहा था। महाराष्ट्र के ऐसे संत जिन्हें भारत का पहला दलित कवि के रूप में जाना जाता है, तो ये कौन थे, 69 चौका मिला। ये रिट में भी क्वेश्चन आया था सेकंड लेवल के अंदर। सुमिलित कीजिए। अब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति और उनकी उपाधियों को आपको क्या करना, सुमिलित करना। तो इसका ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। अलमास बेग जो उसकी उपाधि उल्लुक खां थी, जबकि मलिक हिजाबुद्दीन की उपाधि क्या थी, जफर खां थी। जबकि मलिक जो संजर था उनकी उपाधि क्या थी, अलब खां की थी। और अब बच गया मलिक जलसेरी, उसकी उपाधि क्या थी, नुसरत खां थी। अगला हम देखेंगे वर्णी के अनुसार सैन्य घुड़सवार संगठन का अवरोही क्रम क्या है? तो इसमें आपको वर्णी के अनुसार अवरोही, तो इसका ऑप्शन संख्या 1 होगा। पहले नंबर पर आएगा मलिक, फिर दूसरे नंबर पर आएगा आमिर, तीसरे नंबर सिपहसालार और चौथे नंबर पर आएगा सरखेल। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। अगला है सल्तनत काली इतलाक क्या था? तो सल्तनत काली तो आपको इतलाक बताना है। तो इतलाक क्या था, शाही घुड़सवारों को धनादेश पत्र था, तो वो उसे इतलाक कहते थे। फतेहपुर सीकरी के भवनों के निर्माण के क्रम में अंतिम संरचना कौन सी थी? तो जो 73 का होगा ऑप्शन संख्या 2, सहार चौक। किस सुल्तान ने समय को अपनी मुद्रा पर सिकंदर द्वितीय अंकित किया था? तो ये कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। राधा वल्लभ संप्रदाय किसकी शाखा है? तो ये सनकादिक की शाखा है। अगला जो हम क्वेश्चन संख्या देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 76, मध्यकालीन जो दक्षिण
भारत में बारजीगिरी क्या थी? अब यहाँ पर ध्यान देना, इन्होंने लिखा है कि बारजीगिरी क्या थी, तो ये क्या थी? गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी। चंडी दीवार किसकी रचना? ये तो ये है गुरु गोविंद सिंह की। दी सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी इब्न हसन ने लिखी थी। क्वेश्चन संख्या 79, किस मुगल शासक ने वैष्णव संत गोसाई जगदरूप से क्या की थी? भेंट की थी। तो किसने की थी? जहांगीर ने। नामगढ़ निम्न में से किस संत से संबंधित है? तो ये शंकर देव से संबंधित है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में किस किले को मुगलों ने 8 वर्ष तक क्या रखा था? घेरे रखा था। तो ये जिंजी का किला था। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार है? तो कौन सा इतिहासकार है वामपंथी? इसमें AR देसाई है, वो क्या है? वामपंथी। निम्नलिखित में से कौन सा बार्टर ग्रुप का क्या है? सदस्य नहीं है, तो इसका होगा एरिक हॉब्सबॉम। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार इतिहास के उपनिवेशवादी जो संप्रदाय है उससे संबंध है? तो ये है DA वासब्रुक है। निम्नलिखित में कौन एक रोमन इतिहासकार? तो रोमन इतिहासकार कौन है? लिवी, जो कि क्या है? रोमन इतिहासकार है। अगला, निम्न में से स्वतंत्रता पूर्व के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 86 का आयत 3, स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों कालों से संबंधित हैं। अगला हम देखेंगे 87, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि समस्त इतिहास विचार का ही क्या है? इतिहास है? तो ये 87 ये किसने? ऑप्शन संख्या 4 कॉलिंगवुड ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन का क्या है? समर्थक है? तो ये बक्कल। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को फादर ऑफ लाइज भी कहा गया? तो ये किसको कहा गया है? ये हेरोडोटस को कहा गया। किसको कहा गया? हेरोडोटस को। दी आइडिया ऑफ प्रोग्रेस का लेखन किसने किया था? तो दी आइडिया ऑफ प्रोग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? JB बेरी ने। इतिहासकार का कार्य है कि वह जैसा वास्तव में था वैसा ही प्रस्तुत करें। तो ये किसने कहा था? ये भी JB बेरी ने ही कहा था। निम्नलिखित में से कौन ईसाई इतिहास लेखन से संबंधित नहीं है? तो 92 का भी ऑप्शन संख्या 4 होगा, सेंट सिमो। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो इसका भी ऑप्शन संख्या क्या होगा? 4 होगा, लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री और मार्क ब्लॉक। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है जिनका लगातार सही आंसर आ रहा है, यानी एक ही क्रम से आंसर आ रहा है। संत अगस्तिन की जो प्रसिद्ध रचना है उस रचना का क्या नाम है? सिटी ऑफ गॉड है। 95, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार चीनी इतिहास के पहले महान ग्रंथ CGN ऐतिहासिक दस्तावेज का क्या था? लेखक था। तो इसका है जो सीमा कियान है। अगला, इतिहास का अंत पद से उत्तर आधुनिकों का क्या तात्पर्य है? तो जो 96वां क्वेश्चन है इसका है 4, यानी हम उत्तर ऐतिहासिक युग में रह रहे हैं तथा इतिहास को जैसा जाना समझा जाता है उस इतिहास का क्या हो चुका है? अभी अंत हो चुका है। 97 इतिहास लेखन है। तो इतिहास लेखन क्या है? 97 का 1 है। तो इतिहास लेखन क्या है? इतिहास का इतिहास है और इतिहास को क्या करना है? लेखबद्ध करना है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इतिहास लेखन। प्राचीन भारतीयों के लिए इतिहास की गति थी। तो प्राचीन भारतीयों के लिए क्या गति थी? चक्रात्मक थी। कैसी गति थी प्राचीन भारतीयों के लिए इतिहास की? चक्रात्मक। निम्नलिखित में से कौन सी इतिहास की ईसाई दृष्टि की विशेषता है? तो ईसाई दृष्टि की विशेषता कौन सी? ये सभी हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इतिहास के विषयक डिल्थे, क्रोचे और कॉलिंगवुड के दृष्टिकोण के विषय में सही है? तो इसका भी होगा ऑप्शन संख्या 4, मतलब ये सभी सही है। अगला, उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में निम्नलिखित क्या करना आपको? कथनों में से कौन सा कथन सही पूछा है? तो जो 101 है उसका भी ऑप्शन संख्या 4 है, यानी ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या इसमें दिए वो सही है। 102, हेगल के निम्नलिखित इतिहास दर्शन विषय निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन आपको असत्य लग रहा है? तो 102 का ऑप्शन संख्या 4, इतिहास वैश्विक मानवता का इतिहास नहीं अपितु प्रसाद जैसे राष्ट्रीय राज्यों का इतिहास है। टॉयनबी के इतिहास दर्शन विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ऑप्शन संख्या 2 होगा। टॉयनबी सभ्यताओं की उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारकों का योगदान को मानते हैं। अगला 104, स्पेंकर और टॉयनबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो 104 का है ऑप्शन संख्या 4, यानी दोनों संस्कृतियां और सभ्यताओं को जैविक इकाइयां मानते हैं।
अगला 105 देंगे, निम्नलिखित में से किन विषयों पर इब्न खल्दून ने अपने ग्रंथ मुक़द्दिमा में विचार किया? तो इसका ऑप्शन से क्या होगा 4, यानी 105 का 4। इन सभी बिंदुओं पर उन्होंने क्या किया? विचार किया। अगला 106 है, इतिहासकार और इतिहास लेखन का जो संप्रदाय है उसको क्या करना? सम्मिलित करना है। तो 106 का ऑप्शन संख्या 2, यानी जो ताराचंद है, ये ताराचंद तो राष्ट्रवादी है, दीपेंद्र चक्रवर्ती ये सबाल्टर्न है, और जबकि रजनी पामदत्त ये वामपंथी है, और मास्टर ये उपनिवेशवादी है। 107 है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है? तो 107 का 3, अनिल सील। अतीत की घटनाओं के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों के जो विवरण है वो क्या कहलाते हैं? तो वो विवरण है प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। और एनाल्स संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन 3 होगा। एनाल्स जो इतिहासकार है वो समयों को किसी संप्रदाय का प्रतिनिधि, ये पूरा इतना बड़ा है, तो इसका ऑप्शन संख्या जो 102 है उसका क्या होगा? 3 होगा, यानी ये तीनों ही सही है, ए, सी और डी। अगला, मेटा हिस्ट्री का लेखक कौन है? तो मेटा हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो इसका ऑप्शन संख्या 3 है, ये हेडन वाइट ने लिखी थी। कंग्यूर और तंग्यूर क्या है? तो 111 का 1 है, ये बौद्ध साहित्य है। कैसा है ये साहित्य? ये बौद्ध साहित्य है। और 112 द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट किसकी रचना है? तो 112 का होगा सही 4, ये ऑसवाल्ड स्पेंकर की रचना है। ये किसका कथन है? सत्ता इतिहास को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ये फूको एवं निश्चित दोनों का ही कथन है। अगला, इतिहास की सब आल्टर्न विचारधारा का जनक है वो किससे माना जाता है? 114 का 3, ग्रामसी अंतानियो को। इतिहास की प्रत्यक्षवादी अवधारणा का प्रमुख प्रतिपादक किससे माना गया? तो 115 का 1, ऑगस्टन काम्टे को माना गया। निम्न में से असंगत है, तो असंगत क्या है? तो 116 का जो होगा 2, यानी अब्दुल कादिर बदायूनी तबकात अकबरी, ये असंगत है। इतिहासकार की तुलना किसने मसुआरे से की है? तो मसुआरे से करने वाले कौन है? एच कार हैं। अगला, इब्न खाल्दून की पुस्तक किताब उल इबार में 3 पुस्तकें समाहित है। तो पहली पुस्तक का जो विषय है वो विषय क्या है? वो है सभ्यता। द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स का प्रसिद्ध ग्रंथ है। हिस्ट्रीज एवं एनल्स नामक ग्रंथों का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है टैसिटस है। अगला है 120, बर्नी के अनुसार इतिहास का आधार क्या है? तो जो बर्नी के अनुसार इतिहास का आधार है सत्यनिष्ठा। निम्न में से कौन इतिहास लेखन के रोमांटिक स्कूल से संबंधित है? तो ये है फ्रेडरिक हेगल। अगला है, मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार समाज को समझने की प्राथमिक जो सीढ़ी है वो सीढ़ी क्या है? इसका होगा 3, उत्पादन पद्धति। और इंडोलॉजिस्ट इतिहासकारों का क्या योगदान है? तो इनका योगदान है प्राचीन भारत के, इन्होंने क्या किया था? गौरव का वर्णन किया था। 124 से प्राच्यवादी इतिहासकारों के प्रखर आलोचक है वो कौन थे? तो वो थे उपयोगितावादी। और प्राच्य विधियों द्वारा प्रस्तुत विवादास्पद अवधारणा क्या थी? तो वो अवधारणा थी भाषा प्रजाति संबंधी। अगला जो हम देखेंगे वो है अबुल फजल के इतिहास लेखन की विशेषताएं, क्या विशेषता नहीं थी? 126 है 4, सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की परंपरा के अनुरूपरेखन। 127 है, हेगल के अनुसार इतिहास का जो क्रम है वो क्रम क्या है? तो इसका 2 होगा, वाद प्रतिवाद और फिर होगा संवाद। जो 128वां है वो भारतीय इतिहास के प्राच्यवादी उपागम का प्रारंभ किस घटना के उपरांत माना जाता? तो ये बक्सर युद्ध के बाद माना जाता। उपाश्रय इतिहास लेखन निम्न में से कौन सम्मतित नहीं है? तो 129 का 1 है, रंगास्वामी अयंकर। 130वां, नारी इतिहास लेखन को किस विचारधारा से प्रमुखता अपनाया? तो किसने अपनाया? 130वें का 2 है, उत्तर आधुनिकतावादी। इतिहास में उत्तर आधुनिक विचारधारा का प्रणेता वो किससे माना जाता? तो इसका 3 होगा, फूको को माना जाता है। अगला है, प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य? तो 132 का 2 होगा, कुणाल शासक कुजुल कड़बसी भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था, तो यही है। 133 से निम्नलिखित संस्कृत कवियों में से कौन सी एक ऐतिहासिक घटना नहीं है? तो 133 का सही होगा ऑप्शन संख्या 2, हर्ष चरित्र। अगला है, संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और इसके बारे में आपको बताना इसमें से कौन से कथन सत्य है। तो जो 134 है उसका सही है ऑप्शन संख्या 2, मतलब 1, 2 और आपके 4 ये क्या है? सत्य हैं। अगला जो हम देखेंगे 135, भारत में सोन संस्कृति किस युग से संबंधित है? तो जो 135 का 4 होगा, निम्न पूरा पाषाण युग से।
अगला है 136 भारतीय पुरालेख से संबंधित अधोलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। तो इसका सही होगा ऑप्शन संख्या 3, केवल 3। जेम्स प्रिंसेप ने प्रियदर्शी नाम से जारी किए गए अभिलेख के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की क्या की थी, पहचान की थी। 16 जो संस्कारों की उत्पत्ति को खोजा जा सकता है, तो कहाँ से इसको खोजा जा सकता है, तो इसका होगा गृह सूत्र से। अधोलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से विशुद्ध पूरा पाषाणकालीन उपकरण है, तो 138 का 3 है, 1, 2 और 3 हस्तकुटा, विदारणी, बेदनी और ये। अगला है जो 139 है, तो 139 को आरपीसी ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो जो 140 है उसका 3 होगा ऑप्शन संख्या, यानी कौन सा सम्मिलित नहीं है, मीठा तल ये बीबी, लाल वाला तो ये सम्मिलित नहीं है। 141 से अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है, तो 141 का हो जाएगा 2, बलुआ पत्थर का पुरुषदंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन संख्या 3, उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन एवं रोम के साथ होता था। 142 का ये सही होगा ऑप्शन संख्या 3। 143 उत्तरी काली चमकीली मर्दबाण परंपरा से निम्न में से किसकी पुष्टि होती है, तो इसमें से किसकी पुष्टि होती है, इसका 3 होगा द्वितीय नगरीय क्रांति की। वैदिक साहित्य के बारे में अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका 4 होगा। शतपथ ब्राह्मण आर्यों के अपने इसमें भी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन संख्या 4 ये सब के सब क्या है, सत्य है। अगला 145 उत्तर वैदिक जो धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 145 का होगा 4, अवतारवाद में विश्वास शुरू किया ये। अगला जो 146 है ये फिर से मिलन वाला, ये जो सेकंड पेपर था उसमें भी था और इसमें भी था, तो दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो 146 का जो 4 होगा, ठीक है, यानी जो क्या है इसका जो मूंग, ये मूंग को कहते हैं, ब्री कहते हैं आपके चावल को कहते हैं, जबकि 100 को ये व जो को कहते हैं। उदालक आरुणि के पिता और श्वेत के तो पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित जो संवाद है वो किस उपनिषद में, तो ये चांदोग्य। 148वां निम्नलिखित, एक तरफ आपके उपनिषदों के नाम और दूसरी तरफ उसकी उक्ति दी गई, तो 148 का जो 3 सही होगा, यानी जो चांदोग्य है उसमें तो तत्वासी लिखा है, वृगदारण्य का अहम ब्रह्म स्वामी, मांडुक्य का है अयम आत्मा ब्रह्म और मुंडकोपनिषद का है सत्यमेव जयते। 149 से उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए रूपांतरों संदर्भ में कौन सा सही नहीं, तो 4 है। क्लासिकल संस्कृत साहित्य का उद्गम, महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति कहाँ पर दी थी, वैशाली में। तो इस प्रकार ये कुल आपके 150 प्रश्न हो गए। अगर आप इसको व्याख्या के साथ समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।